हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? चलिए आज हम डीएनए का मॉडल तथा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस समझाने वाले हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम्स तथा क्लास 12th 10th सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्वेश्चन बार बार आप लोगों को परीक्षाओं में मिलेगा कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की डबल हेलिकल संरचना का चित्र बनाइए तथा उसे समझाइए। इसका विस्तार से वर्णन करने के लिए आता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट भी देख रहे हैं वीडियो तो कृपया अच्छे से समझें, ठीक है। इसके अलावा वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। देखिए यहाँ पे फिगर दिया है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का फिगर दिया है, ठीक है। देखिए इसको आराम से देखिए। तो इसमें जो इस तरह की हेलिक्स होती है फ्रेंड्स, डीएनए की डबल संरचना में यहाँ पे क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। जो तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये फीते की आकार की ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए दो ठो एक रस्सी इस तरह है और वो आपस में इस तरह जुड़ी है, और दोनों को इस तरह जब किसी अक्ष के परितः, देखिए बीच में जो रेखा खींची गई इसको कहते हैं मेन एक्सिस से जो रेखा है, तो किसी अक्ष के परितः इसको जब ऐंठ दिया जाता है, क्योंकि डीएनए आपका जो रहता है इस तरह क्या रहता है, इस तरह ऐंठा रहता है आपस में, इस तरह ऐंठा रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए सेम कि जैसे दो ठो रस्सी है, दोनों रस्सी आपस में ऐंठी हुई है, और दोनों रस्सियाँ आपस में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बीच बीच में क्या है, जुड़ी भी है यहाँ पे, इस तरह देखें सीढ़ी के डंडे की जैसे। तो इसलिए कहा जाता है कि डीएनए की संरचना कैसी है, डीएनए की संरचना है लैडर लाइक। लैडर मतलब होता है सीढ़ी, कैसी है, लैडर लाइक या सीढ़ी की जैसी संरचना है डीएनए की, ठीक है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना कैसी है फ्रेंड, सीढ़ी जैसे है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों हेलिक्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। अच्छे से समझिए, आज पूरा डीएनए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक हेलिक्स इधर है और एक हेलिक्स इधर है, दो हेलिक्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए इसे डबल हेलिक्स का हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि दो हेलिक्स है इसलिए डबल स्ट्रक्चर, और दोनों हेलिक्स आपस में देखे होंगे तो यहाँ पे इस तरह जुड़े होते हैं। ये जो डंडा इस तरह दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह नाइट्रोजन का क्षार होता है। पहले बात समझिए कि ये हेलिक्स बने कैसे होते थे। ये हेलिक्स शुगर और फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर होते हैं, शुगर और फास्फेट से मिलकर। यह जो इस तरह फीता दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें इस तरह यस पी इस तरह जोड़ते जाते हैं और इसका निर्माण करते जाते हैं। और ये बीच बीच में जो इस तरह आप लोगों को इस तरह डंडे की तरह संरचना दिखाई दे रही है, यह क्या होते हैं, नाइट्रोजन के क्षार होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के क्षार होते हैं। नाइट्रोजन के क्षार ATGC, ये चार प्रकार के नाइट्रोजन के क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस कहते हैं जिसे नाइट्रोजन के क्षार कहते हैं। तो नाइट्रोजन के क्षार कौन कौन से होते हैं, ATGC। तो इसमें मान लीजिए ए यहाँ है और ए इधर, वैसे बीच में ए यहाँ है, तो ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है। AT के बीच में कितना डबल हाइड्रोजन बांड होता है, ठीक है। और मान लीजिए जी है और जी हमेशा सी के साथ ही जुड़ेगा, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए जैसे डबल हेलिक्स हो गया इस तरह, एक हेलिक्स से एक हेलिक्स से इस तरह फिगर बनाते हैं डीएनए का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के क्षार मान लीजिए ए यहाँ है, तो और ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन पर। ये जो बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो बीच में दिखाई दे रहा है इस बीच में ये दो हाइड्रोजन बंद होता है, इसको क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन बांड होता है। पूछता है कि डीएनए के दोनों हेलिक्स आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो किस बंध द्वारा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमेशा, जो जी बेस होता है नाइट्रोजन बेस, जी हमेशा सी के साथ तीन हाइड्रोजन बंध
3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, डीएनए में A+T की संख्या, यानी डीएनए में जो A+T की संख्या है, यानी A+T को जोड़ देंगे तो वह किसके G+C के बराबर होती है हमेशा। यानी जितना A+T की संख्या होगी उतना ही G+C की संख्या होगी इस पूरे डीएनए हेलिक्स में। जो भी डीएनए हेलिक्स दिखाया जाएगा उसमें A+T की संख्या G+C की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए कि यह हेलिक्स किसका बना होता है, शुगर और फास्फेट का। और ये बीच बीच में जो डंडे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, सीढ़ी की तरह जो डंडे दिखाई दे रहे हैं, वो किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के क्षार और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये नाइट्रोजन के क्षार होते हैं ATGC। तो ए से होता है एडिनिन, पूरा नाम भी परीक्षा में पूरा नाम भी पूछता है ATGC। तो ए का होता है एडेनिन, टी का थायमिन, जी का गुआनिन, सी का साइटोसिन। ए का होता है क्या फ्रेंड्स, एडिनिन, टी का थायमिन, ये नाइट्रोजन के बेस हैं सभी। जी का होता है गुआनिन और सी का होता है साइटोसिन। बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, इंटरमीडिएट हो चाहे 10th की परीक्षा में पूछेगा कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यह महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको ध्यान समझ लेंगे तो लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हो गया सब। अब आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। जो एक घुमाव से जो डीएनए का फ्रेंड्स जो हेलिक्स होता है, जो इस तरह मुड़ा होता है, तो ये एक चक्कर कहाँ से, यहाँ से मान लीजिए चल रहा है तो इधर से आएगा, फिर इधर से मुड़ के, फिर इधर, यहाँ से जब मुड़ेगा तो यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, एक चक्कर जो घुमा होगा इसका, देखिए मान लीजिए हम दूसरा फिगर बना दे रहे बगल में, इस तरह ये हेलिक्स चलेगा, यहाँ से इस तरह घूमेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर इधर से घूमेगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर होता है, इसकी दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। यानी एक हेलिक्स का एक हेलिक्स के घुमाव की, एक घुमाव से यहाँ से लेके यहाँ तक, एक घुमाव से दूसरे घुमाव की भी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है फ्रेंड्स, पूछता है। ठीक है, और दो जो सीढ़ी की जैसी संरचनाएं देखिए, दो जो डंडे हैं वाले सीढ़ी के, जो दो डंडे इतना गैप होता है, इसके बीच की दूरी कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच में 10 डंडे होते हैं। कितना डंडे होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से मान लीजिए चला है और यहाँ तक जहाँ तक लिखा 34, इसके बीच में 10 डंडे होते हैं। इसलिए दो डंडों के बीच की दूरी कितना है, या दो नाइट्रोजन के बेसों के बीच की दूरी कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, इसकी दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक घुमाव से जितना एक चक्कर पूरा यहाँ कर रहा है उसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है फ्रेंड, अगली बात है कि जो डीएनए की त्रिज्या होती है, इसका जो बेस होता है, त्रिज्या इसकी कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी बीच से यहाँ पे मैं खींच देंगे एक रेखा, तो आधा इधर 10 एंगस्ट्रॉम, आधा इधर 10 एंगस्ट्रॉम, इसीलिए यहाँ पे पूरा इसका डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, फिर ये जैसे डीएनए बनाते हैं आप लोग, तो इसका ये पूरा इतना व्यास होता है, ये कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और आगे देखिए, जो डीएनए में धसाव होता है, देखिए एक धसाव है, एक धसाव है, इसको मेजर ग्रुप कहते हैं, इसको माइनर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, बृहत धसाव, इसको लघु धसाव के नाम से जाते हैं। आगे नीचे देखिए लिखा होगा, देखिए शुगर फास्फेट बैकबोन लिखा है ना, मेजर एक्सिस यहाँ पे लिखा, देखिए इस दशा को कहते हैं मेजर एक्सिस, यानी जो गड्ढा दिखाई दे रहा है इस तरह, इसको मेजर एक्सिस। यहाँ जो गड्ढा कम दिखाई दे रहा है या पीछे, उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, ये दो गड्ढे होते हैं इसमें डीएनए में। ये हो गया। अब आगे देखिए डीएन और तो ये होता फ्रेंड। और जो फ्रेंड देखिए एक हेलिक्स जो इस तरह, बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो हेलिक्स है इस, ये हेलिक्स का जो हेलिक्स लपटे होते हैं रस्सी, मान लीजिए दो ठो, ये दोनों उल्टा साइड में लेपटे होते हैं। मान लीजिए इसका एक इंड इधर है, 3 इंड इधर है, तो इसका 3 इंड मान लीजिए इधर है, तो इसका 5 इंड इधर होगा, और इसका 5 इंड इधर हो तो इसका 3 इंड इधर होगा। इस तरह लेपटे रहते हैं। मान लीजिए दोनों रस्सी का दोनों सिरा एक दूसरे के दूसरे सिरे की तरफ रहता है, मान लीजिए 3 इंड बोलते हैं इसको, इसका 3 इंड इधर, इसका 5 इंड इधर, इसका 5 इंड इधर, इसका 3 इंड इधर। इस तरह दोनों रस्सियाँ आपस में, दोनों हेलिक्स आपस में डीएनए के लिपटे होते हैं।
I4 आप इतना लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। चित्र बना देंगे, ये DNA का जो चित्र है इसको बना देंगे और इतना पूरा लिख देंगे तो एकदम पूरा नंबर मिल जाए। लिया है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित DNA का मॉडल, ठीक है, द्विकुंडली मॉडल, ठीक है, द्विकुंडली मॉडल। तो एक चीज़ और कि इन्होंने जो वाटसन और क्रिक ने DNA का मॉडल दिया था वो BDNA दिया था। BDNA DNA कई प्रकार का है, ADNA, BDNA, ZDNA, CDNA। तो जो मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने वो कौन सा मॉडल दिया था फ्रेंड? वो BDNA का मॉडल दिया था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूरा हो गया और इसमें कार्य लिख देंगे। तो DNA का मुख्य कार्य क्या होता है? यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं माता पिता में, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। पहला कार्य हो जाएगा। दूसरा कार्य होता है यह कोशिका विभाजन के समय कोशिकाओं में मतलब बट जाता है और एक कोशिका से दो कोशिका के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। ये सब इसके मुख्य कार्य होंगे। इतना लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। फिगर बना देंगे DNA का और इस तरह पूरा लिख देंगे तो आप लोगों का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हैं। दिया है अकशेरुकी जंतु में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है? तो यहाँ पे किस प्रकार का खुला रक्त संचरण पाया जाता है। खुला मतलब अकशेरुकी प्राणी जैसे मछली वगैरह होती हैं तो उनके शरीर में, मान लीजिए मछली है तो इनके शरीर में जैसे हम लोग शरीर में नसें होती हैं तो इन सब के शरीर में नसें नहीं होती। रक्त पूरा बॉडी में इस तरह मांसों में भ्रमण करता है। इसलिए जब रक्त किसी नलिका में नहीं होकर पूरे शरीर में भ्रमण करता है बिना नलिका के, तो उसे उस प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र को कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। आगे दिया है, आगे देखिए क्या दिया है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसा परिसंचरण तंत्र है? तो मनुष्य फ्रेंड कशेरुकी प्राणी है और कशेरुकी प्राणियों में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा? बंद टाइप का। बंद मतलब जो रुधिर होता है हम लोग शरीर में पूरे एक नलिका के द्वारा ही प्रवाहित होता है, ये नहीं कि मांस में प्रवाहित होता है, ठीक है। और दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा से तात्पर्य यहाँ फ्रेंड्स कि मनुष्य में जो रुधिर होता है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जो हृदय होता है, हृदय रुधिर को पंप करता है हमारा, तो रुधिर दो बार हृदय से होके गुजरता है, ठीक है। एक बार हृदय में जाता है, एक बार हृदय में आता है, फिर फेफड़े में जाता है, फिर हृदय में आता है। इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। आगे देखिए हृदय की दीवार से कौन सा शिरा रक्त लाता है? तो हो जाएगा कोरोनरी शिरा रक्त लाता है। अगला हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कोरोनरी धमनी करती है हृदय को रक्त, क्योंकि हृदय में को भी रक्त चाहिए ना, इसकी पेशियां जो होती हैं इसको कार्य करने के लिए रक्त चाहिए। तो वही कह रहा है कि कौन सा मतलब रक्त पहुंचाती है? तो कोरोनरी धमनी, याद कर लीजिए, हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। आगे दिया है क्या देखिए, हृदय की धड़कन हार्ट बीट है संकुचन शीतल और शीतलन डायस्टोल। मतलब जो हृदय है फ्रेंड्स, आपका जो हृदय है, मान लीजिए हृदय है, तो यह जब सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता सिस्टोल और डायस्टोल, सिकुड़ने को सिस्टोल और फैलने को डायस्टोल, तो उसी को क्या करते हैं, उसी इस तरह सिकुड़ता फैलता है तो वही हृदय की धड़कन कहलाती है, ठीक है। आगे दिया हृदय के भीतर संकुचन और शीतलन के आवेग का प्रसारण किस रूप में होता है? यह विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है, ठीक है। संकुचन और शीतलन, यहाँ पे पेस मेकर जो होता है इससे इस तरह क्या निकलती है फिर, इस तरह हृदय में तरंगे निकलती हैं, तो इसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप। आगे दिया देखिए, दिया है हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? इसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ECG कहते हैं। हृदय की जांच किससे की जाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG के द्वारा। आगे दिया हृदय की स्वचालित क्रिया का मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा। कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। अगला दिया है फ्रेंड, हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोनों की भूमिका होती है? तो थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन की हार्मोन, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। आगे देखिए हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? ये होता है CO2।
रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपैरिन। कौन रोकता है? रुधिर हमारा धमनियों में पता तो इसमें हिपैरिन नामक पदार्थ होता है इसकी में, जो कि यह जमने नहीं देता है, यह हमेशा रुधिर बहता रहता है। रुधिर प्लाज्मा प्रोथामिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन का यह निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? यह होता है नैप्थोक्यूनोन, जिसको कहते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्यूनोन। ठीक है फ्रेंड, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।